Petroleum products or price hike of petrol cause tremendous difficulties of the poor people of the country. एक और दिल्ली में डील चल रही थी, दूसरी ओर मालदा में लाठियां बरस रही थी। महंगाई को लेकर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो जवाब में उन्हें मिली पुलिस की लाठियां। ये था तृणमूल कांग्रेस का दो मुहा चेहरा। जहां तक सवाल है केंद्र सरकार का, तो पेट्रोल कीमत में अगली बढ़ोतरी पर समर्थन वापसी की धमकी के सामने वो झुक गई। झुकने की वजह थी संसद में आंकड़ों का समीकरण। दरअसल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में यूपीए के 290 सांसद हैं, जिनमें 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं। सत्ता में बने रहने के लिए यूपीए को 272 सांसदों की जरूरत है। अगर तृणमूल कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो संसद में यूपीए के सदस्यों की संख्या होगी 270 और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। सरकार अपनी सेहत पर यह खतरा मोल लेने को कतई तैयार नहीं। आंकड़ों के समीकरण ने सरकार को आर्थिक पैकेज का भरोसा देकर डील करने पर मजबूर कर दिया। अब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते भी हैं तो तृणमूल कांग्रेस उसी तरह से अपनी आंखें बंद रखेगी जिस तरह से अब तक बंद रखे हुए थी। प्रदीप त्रिपाठी, E7 न्यूज, दिल्ली। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि महंगाई कम नहीं हुई तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। পার্লামেন্টে আমাদের এমপিদের টিম ইনক্লুডিং দ্য মিনিস্টার একজন ছাড়া সকলেই গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। পরে পরিষ্কারভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছেন। तो उधर पेट्रोल में बार बार लग रही बढ़ती कीमतों की आग और जरूरत का हर सामान पहुंच से बाहर होने से परेशान आम आदमी को अब एक और झटका लगने वाला है। रेलवे जल्द ही किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि पिछले 7 सालों से रेल के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए अब किराए बढ़ाए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जनवरी 2012 तक ये बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं हरिद्वार में हुए हादसे की। एक बार फिर एक धार्मिक आयोजन में भगदड़ मची। एक बार फिर कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन मजिस्ट्रेट से जांच और मुआवजों के ऐलान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में चल रहे गायत्री महाकुंभ में यज्ञ के दौरान भगदड़ मची तो 20 लोगों की मौत हो गई और जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो कोई आगे नहीं आया। जहां कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, वहीं अचानक मच गई चीखों पुकार। हरिद्वार में गायत्री परिवार के महायज्ञ में लाखों भक्तों की भीड़ जुटी थी। इतनी बड़ी संख्या में यहां जुटे लोगों को संभालने में आयोजक नाकाम साबित हुए। एक जरा सी चूक जानलेवा साबित हुई। लेकिन हमारा जो एक एरिया था जहां से हमने कुछ जो मंच पे चढ़ने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था बना रखी थी, तो वहां पे एक क्रॉसिंग हो गई और उसमें कुछ लोगों को लगा कि ये यज्ञ में भीड़ ज्यादा होगी तो हम जल्दी से यज्ञ कर लें, तो उसमें वो प्रवेश कर गए। जहां से एग्जिट नहीं करना था वहां से एग्जिट करने लग गए लोग, तो सामने से जो है वो एक जाम जैसा हो गया और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग जो परिक्रमा के मार्ग में थे वो सफोकेशन में। भीड़ में हाथ छूटा तो कई अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सामने खत्म हो गया। मेरा माँ भी बोल रहा था बाप रे कोई नहीं बचाया, मर गया कि जिंदा कोई पता नहीं। हादसे के बाद जागी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के चलते आज राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके लिए जो कुछ जांच पड़ताल करनी पड़ेगी वो की जाएगी। मैं सभी जो मृत हैं उनके परिवारों को संवेदना देता हूं, दुख प्रकट करता हूं। मृत हैं उनके परिवारों को लोग अपनी सहानुभूति के रूप में हर परिवार को 2 लाख रुपए की घोषणा सरकार करती है। उस प्रकार 2 लाख रुपए प्रति परिवार उनको देंगे। मुआवजे का ऐलान और सांत्वना के शब्दों के साथ
सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली, लेकिन इतने बड़े आयोजन में होने वाली इस भयानक चूक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, इसका जवाब मिलेगा या नहीं कहना मुश्किल है। किरण कांत, P7 न्यूज, हरिद्वार। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में बीती रात रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक बार फिर एक युवक की जान ले ली। मामला अंधेरी के MIDC इलाके का है, जहां शराब पीकर बाइक चला रहे बालाजी नाम के एक शख्स की बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बालाजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। बालाजी नशे में था और उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। घायल हमीद को कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण समाज के रहनुमाओं ने अपने समाज की लड़कियों के जीन्स टॉप पहनने और मोबाइल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के भैंसवाल बत्तीसा खाप गांव के मुखिया की अध्यक्षता में हुई पंचायत में फैसला लिया गया था। अब ऐसा ही फरमान प्रबुद्ध नगर इलाके के ब्राह्मण समाज ने सुनाया है। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। खास बात यह है कि इस पंचायत में महिलाओं की भी भागीदारी रही। पंचों का मानना है कि उनके इस फैसले से समाज में अश्लीलता और प्रेम प्रसंग के मामलों में कमी आएगी। और फिर हमारे हिसाब है सूट सलवार का यही है कि अपना अच्छे से 6 क्लास में ही सूट लगवा देनी चाहिए, जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं। फरमान फिर से सामने आया है। प्रबुद्ध नगर जिले के एक गांव में इस तरह का फरमान जारी किया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि लड़कियों की जीन्स टॉप पहनने और मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हालांकि यह अभी एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया गया है। इसे अगले महीने जब एक बार फिर से पंचायत बैठेगी, उस दौरान इस पर फैसला किया जाएगा कि इसे लागू किया जाए या ना किया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव जरूर पेश किया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि लड़कियों की जीन्स टॉप पहनने और मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और इसके कौन से मुद्दे हैं इसमें? मुद्दे तो मोबाइल में दोस्तों मामा भांजी आपस में शादी कर रहे, उसमें सपून मान रहे, वो पैरेक्ट करा रहे, कहते जितना छुटने कहते। और फिर हमारे हिसाब है सूट सलवार का यही है कि अपना अच्छे से 6 क्लास में ही सूट लगवा देनी चाहिए, जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इसमें भी सूट ही तो एक बार फिर से एक तुगलकी फरमान सामने आया है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में लड़कियों के मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल पर कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दी थी। और अब वो बात थी समाज के उस तबके की जो काफी विकसित है, जो मॉडर्न कहा जाता है, वहां पर इस तरह का फरमान सामने आया। और अब मुजफ्फरनगर के एक गांव में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने समाज की लड़कियों पर जीन्स टॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और इस विदाई को देने के लिए भगवान शिव की सवारी निकाली जाती है। लोग पटाखे और आतिशबाजी के साथ भगवान को धूमधाम से विदाई देते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। Dr. IT Group of Institutes offer MBA, PGDM, BBA, BSc, IT, MCA, BCA, BSc, ATHF. Dr. IT offers best placement in the industry. Dr. IT Group of Institutes, Panur near Chandigarh. घर घर खेले, घर घर खेले, आओ मिलके घर घर खेले।
घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, बर्थ करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्थ के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। Touching hearts, building confidence. Pearls Infrastructure. Be sure, 100% sure. Be sure is my passion, and passion is forever. ना कोई होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, 5 रुपए में दाल भात सब्जी। झारखंड राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की पहल पर प्रखंड स्तर पर 370 दाल भात केंद्र, जहां लगभग 1.5 लाख गरीबों के लिए सस्ती दर पर भरपेट पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं पिछले दिनों दिवंगत हुए मशहूर गायक भूपेन हजारिका की। भूपेन हजारिका का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हजारिका को कल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अंतिम विदाई दी जानी थी, लेकिन जगह पर उठे विवादों के बाद अब उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया जा रहा है। हजारिका का मुंबई के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे मशहूर गायक भूपेन हजारिका का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि ये जल कुमारी जगह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुवाहाटी से ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, जहां पर भूपेन हजारिका का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अंतिम विदाई दी जानी थी, लेकिन जगह को लेकर उठे विवाद के बाद फैसला किया गया कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी से जलूकबारी जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भूपेन हजारिका का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल पे उनका निधन हो गया था, जिसके बाद फैसला किया गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जगह को लेकर इस बीच विवाद उठा और उसके बाद यहां पर उनके अंतिम संस्कार का फैसला किया गया। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं जेएनयू की। देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और एकेडमिशियंस के दबाव में जेएनयू प्रशासन ने महिषासुर दुर्गा विवाद में बेवजह दखल देने की अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली है। जेएनयू प्रशासन ने खुद इससे संबंधित नोटिस जेएनयू के सभी हॉस्टलों और स्टडी सेंटर में चिपका दिया है, जिससे ये विवाद खत्म हो गया है। महिषासुर दुर्गा विवाद से परेशान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर एचबी बोहिदार की ओर से इस नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम यानी एआईबीएसएफ पर इस मुद्दे पर अब कोई प्रॉक्टोरियल जांच नहीं चल रही है। जेएनयू के छात्र आंदोलनों के इतिहास में प्रशासन की ओर से ऐसा माफीनामा पहली बार आया है, क्योंकि पहली बार पिछड़े तबके के लोगों ने ऐसा काम किया है। साउथ में तो एक लंबी परंपरा है, जो एक कल्चर रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक आजादी की लंबी परंपरा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम के बैनर तले पहली बार पिछड़े लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, हम दुर्गा को नहीं मानते हैं। गौरतलब है कि जेएनयू के छात्र संगठन एआईबीएसएफ ने दुर्गा पूजा के दौरान फॉरवर्ड प्रेस में प्रकाशित लेख किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन के अंश को पोस्टर के तौर पर कैंपस में जारी किया था। इस लेख में नए रिसर्च के हवाले से कहा गया था कि पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने जिस महिषासुर दैत्य का वध किया था, वो असल में बहुजन समाज का एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा था और आर्यों ने शूद्र कुल की ही कन्या दुर्गा के हाथों छल पूर्वक उसका वध करवा दिया था। इसके साथ ही एआईबीएसएफ ने बहुजन तबके के लोगों से आह्वान किया था कि वे महिषासुर को अपना आदर्श माने। दशहरे के मौके पे हम लोगों ने अपने ही लोगों को, जो बहुजन लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि मतलब बहुजन किसकी पूजा कर रहे हैं। तो एक हमारी जो इरादा था, वो मेरा इरादा यह था कि यहाँ पे एक नया डिस्कशन और डिबेट का मुद्दा दिया जाए, जिससे लोग हमारी भी बात को समझे।
आखिरकार जब इस मामले की प्रॉक्टर से जांच शुरू हुई तो एआईबीएसएफ के अध्यक्ष जितेंद्र यादव को ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जेएनयू प्रशासन की ओर से नोटिस थमा दिया गया था, जिसका लेखकों व इतिहासकारों ने कड़ा विरोध किया था। खुद जेएनयू के कई प्रोफेसरों का मानना था कि जेएनयू वाद विवाद और संवाद का केंद्र रहा है, जहां ऐसी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अब चीफ प्रॉक्टर के माफीनामे के बाद जेएनयू के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो जेएनयू के छात्र आंदोलनों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई विवाद हुआ हो, उस पर छात्रों ने विरोध जताया हो, उसके बाद प्रॉक्टर को माफी मांगनी पड़ी हो। और महिषासुर दुर्गा विवाद ये उठा था, जिसपे महिषासुर का महिमा मंडन किया गया था दलित छात्रों की तरफ से, और इसके बाद इसकी जांच के आदेश जो है वो प्रोक्टोरियल जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब प्रॉक्टर की तरफ से माफी मांगी गई है और तमाम जो कॉलेज है उन पर नोटिस भी इस बाबत चस्पा कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता स्मृति दुबे जुड़ रही है। स्मृति, एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे होंगे छात्र से? बेहद जरूरी है और बेहद बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है राहुल, क्योंकि बात की जाए महिषासुर दुर्गा विवाद, एक ही ये छोटा विवाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी धर्म, अगर कोई बात धर्म छात्रों और धर्म की बात जुड़ जाती है तो बेहद जरूरी होता है कि किसी दूसरे की आस्था को, किसी दूसरे के विश्वास को ठेस न पहुंचाया जा सके। और जेएनयू प्रशासन की जहां तक बात की जाए, उन्होंने सीधे एआईबीएसएफ पे बैन लगा दिया था इस विवाद के बाद, इस लेख के प्रकाशित होने के बाद, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो पूरा संगठन है ये कास्टिसिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो कि जेएनयू के वातावरण में एक तरह से कहीं न कहीं गलत रेवोल्यूशन की ओर संकेत दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने पूरी बात की तफ्तीश की तो उसके बाद जो मामला सामने आया उसमें कहा गया कि क्योंकि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा से ही बुद्धिजीवियों के और रिसर्च का, शोध का विषय रही है, एक ऐसा केंद्र रहा है जहाँ पे हमेशा ही वाद विवाद होता रहा है नए मुद्दों पे। जी स्मृति, यानी कि एक बड़ी जीत के तौर पर छात्र इसे देख रहे हैं और जाहिर तौर पर अब प्रॉक्टर ने माफी मांग ली है तो ये विवाद भी खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट की। मास्टर जब भी उतरे हैं मैदान पर तब बना है नया इतिहास, लेकिन महाशतक के लिए मास्टर कर रहे हैं लंबे वक्त से इंतजार। फैंस कर रहे हैं अब बस यही दुआ कि कोटला में खत्म हो जाए सचिन के शतक का इंतजार। कोटला में लगेगा महाशतक। सचिन रमेश तेंदुलकर सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि ये है वो खिलाड़ी जिसे फैंस कहते हैं क्रिकेट का भगवान। सचिन है क्रिकेट के मास्टर, वो है क्रिकेट की दुनिया के डॉन। सचिन के नाम है रनों का एवरेस्ट। लेकिन क्रिकेट की दुनिया के इस सितारे को करना पड़ा अपने खास शतक के लिए लंबा इंतजार। शतकों के शतक की राह नहीं रही मास्टर के लिए आसान, लेकिन अब खत्म होगा शतकों के महाशतक का इंतजार। कोटला में होगी सचिन के बल्ले से रनों की बरसात। अब दिल्ली होगी सचिन के नाम, चलेगा दिल्ली पर मास्टर का राज। सचिन अब है महाशतक से बस 67 रन दूर। तो सचिन के फैंस को है सचिन के महाशतक का इंतजार। अश्विन पांडे हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे कि महाशतक के सफर का आधा रास्ता तय कर चुके हैं, सचिन हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, अब जो शतक है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उनके फैंस। जी बिल्कुल, मेरे साथ उनके फैंस इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये भी क्रिकेटर हैं एसएम सिटी कॉलेज के, और यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं लोग सचिन के शतक का इंतजार कर रहे हैं। 50 रन सचिन ने मार लिए हैं, क्या कहना है आप लोगों का? क्या कहेंगे? इस बार तो पूरा शतक कर ही लेंगे अपना। सचिन इस बार तो करना ही है सचिन को। आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि सचिन 100वां शतक मारे और हम उसको 100वां शतक मारते देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं सचिन का महाशतक, और लोग यहाँ पे सचिन की शोरगुल भी जिस तरह से अभी कर रहे थे। बिल्कुल अश्विन, सभी चाहते हैं कि सचिन अपना महाशतक पूरा करे और इसी के साथ भारत को कोटला में एक जीत भी यहाँ पर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन आपका। चलिए यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए P7 न्यूज।
केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। अपनाओ भारत का पहला हर्बल वेनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। वेनाजी सतरीठा शैम्पू। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। विचार और कला भाव की, अर्थ परत और ज्ञान रूप की, सब विद्याएं कलें प्रभावित, नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। सही वक्त पर हर वक्त मानव सेवा में समर्पित ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हर मॉर्निंग होगी पेन फ्री मॉर्निंग। बवासीर के लिए जॉली वासीर, दूसरा कोई नहीं। याद रहे, बवासीर के लिए सिर्फ जॉली वासीर। जॉली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल 100% आयुर्वेदिक। हेलो, कल ब्रेटली हमारे घर आ रहे हैं। ये जा कहाँ रहा है? बहुत खूबसूरत। मैं कहाँ हूँ? आप पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शानदार अपार्टमेंट में हैं। सपने और हमारी बुनियाद सिर्फ घर नहीं, एक एहसास। आप हमें आपके पड़ोसी हो जाएंगे। या इट्स कूल। Touching hearts, building confidence. Pearls Infrastructure. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है P7 न्यूज पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कबड्डी की। दूसरे पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का कारवां मंगलवार को शाही शहर पटियाला पहुंचा, जहां पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर गुरुप्रताप सिंह ढींढसा और वेलफेयर सोसाइटी पटियाला के चेयरमैन सतबीर सिंह खटड़ा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर महामुकाबले का शुभारंभ किया। पर्ल्स का हाथ खेलों के साथ। दूसरे पर्ल्स कबड्डी वर्ल्ड कप का 1 नवंबर को बठिंडा में शानदार आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू के साथ बॉलीवुड के तड़के की भी शानदार झलक देखने को मिली। बाबा रामदेव जैसी जानी मानी शख्सियत भी इस आयोजन का हिस्सा बनने से अपने आप को रोक नहीं सके। बठिंडा से शुरू हुआ ये महाकारवां शाही शहर पटियाला पहुंचा, जहां पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर गुरुप्रताप सिंह ढींढसा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर वेलफेयर सोसाइटी पटियाला के चेयरमैन सतबीर सिंह खटड़ा भी मौजूद थे और इस महा आयोजन को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जैसे जैसे पर्ल्स कबड्डी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में जोश बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो जो कबड्डी वर्ल्ड कप जो पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो सिर्फ पटियाला के नहीं बल्कि सारे पंजाबियों के लिए, क्योंकि ये पंजाबियों की माँ खेल कबड्डी इसको कहा जाता है। और जहाँ जहाँ भी सारे वर्ल्ड में जहाँ भी पंजाबी रहते हैं, इसको काफ़ी अच्छा उनको लगा है और बड़े दिलो जहन से वो यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचते भी हैं। और सारे कंट्रीज में इनकी टीमें, जैसे इस साल 14 टीमें बनी हैं, तो 14 टीम अलग अलग कंट्रीज में से आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बड़ा उत्साह था सारे लोगों में, यंगस्टर्स में खासतौर बहुत जो कबड्डी लवर्स हैं उनमें बहुत उत्साह था इसके लिए। पर्ल्स खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आया है। खासतौर पर जब बात देसी खेलों की हो तो पर्ल्स ने हर बार आगे बढ़कर माटी से जुड़े खेलों का हाथ थामा है। पर मैं देखता भी इतने पास जीतू नौजवान देखो, अब लगातार 2 बार विश्व कप कबड्डी का दामन थामकर अपने दायित्व को फिर से सफल अंजाम की ओर पहुंचाता दिखाई दे रहा है आपका अपना पर्ल्स परिवार।
2 करोड़ रुपए की इनामी राशि के लिए खेले जा रहे सेकंड पल्स वर्ल्ड कप कबड्डी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 15 देशों की टीमों के हौसला अफजाई के लिए हर रोज हजारों की तादाद में लोग स्टेडियम में उमड़ते हैं। सहयोगी हरप्रीत धालीवाल और कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज पटियाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन P7 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। हर प्रकार के कैंसर रोगी, ब्लड कैंसर के रोगी, किडनी फेलियर के रोगी अब ऑपरेशन से बचे। अब बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। अगर आप इन बीमारियों से हो चुके हैं हताश व निराश, तब निराश न हो। प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, आयुर्वेदिक इलाज के लिए मिले सैकड़ों कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी लाभान्वित। आयुर्वेद मेडिसिन खाने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा ऐसा रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तुरंत संपर्क करें डॉक्टर एस धनवंतरी, लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल, झंग कॉलोनी, नजदीक बजरंग भवन, रोहतक, हरियाणा। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी घटना मना दीजिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? पर्ल टूरिज्म और IRCTC पेश करते हैं माता वैष्णो देवी और शिरडी यात्रा। 3 nights 4 day accommodation, transfers, sightseeing, meals. माता वैष्णो देवी यात्रा regular departure in just ₹1,750 per person on twin sharing basis. Shirdi Dham Darshan and Shani Signapur is just ₹7,450 per person on twin sharing basis. Call now for booking 011-4356-5000. For more information, log on to www.pearltourism.net. निराशा, डिप्रेशन, तनाव, बेचैनी, अनिद्रा, आध्यात्मिक शांति की तलाश मन्नत बाबा के साथ। देखिए मन्नत सभा रोज सुबह 6 बजे। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। कुछ बातें मुलाकातें बनी, फिर मुलाकातें यादें बनी। उन्हीं यादों को एक बार फिर मुलाकातों में बदलने के लिए मैं शरद दत्त करता हूँ खास मुलाकात शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय जलन कभी बता के नहीं आती। जलन के लिए बर्नॉल है तो वाई फिकर। MDH मसाले, the real spice of India. पॉलीक्रॉल एंटासिड का नैनो पैक ₹15। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। एंजॉय करने के दिन, फ्यूचर बनाने के दिन, कैंपस के दिन, कैंपस की बिंदास मस्ती, करियर के ढेरों ऑप्शन। माय कैंपस एंड करियर शनिवार दोपहर 3:30 बजे। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय Prayag Fittings and Kitchen Sink. Special bulletin. The FBI's most wanted woman. हर शनिवार दोपहर 4:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। दिल्ली में 5 दिनों तक सजी संगीत की महफिल, इतिहास के आंगन में सजा सुरों का संसार। कुतुब मीनार के सेहन में 5 दिनों तक हर शाम सजी एक सुरीली आवाज से और जर्रे जर्रे में घुल गया खुशनुमा संगीत। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हर साल होने वाले कुतुब फेस्टिवल की, जो इस बार 4 नवंबर से 8 नवंबर तक चला। इस फेस्टिवल में जाने माने गायकों ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू और लोग मानो इनकी गायकी के दीवाने हो गए। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए समेट लाए कुतुब फेस्टिवल में बिखरे संगीत के कुछ अलग अलग रंग।